आइए सुनते हैं एक नई कहानी। अन्नपूर्णा। हल्की सी आहट हुई और मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा खिड़की पर कोई है। झांक कर देखा तो अंधेरे में एक मानवकृत तेज कदमों से दूर जाती दिखाई दी। चाल ढाल से कोई युवती लग रही थी। रात गए यह युवती मेरे कमरे में क्या ताक झक कर रही थी। चौकीदार को आवाज लगाने की सोची, पर फिर रुक गया। व्यर्थ मेरी ही बदनामी होगी। हो सकता है वह मुझ पर ही कोई लांछन लगा दे। इन गंवार लोगों का क्या भरोसा। मेरा क्या, कल काम खत्म करके निकल जाऊंगा सोचकर मैं सोने का उपक्रम करने लगा, पर सो नहीं पाया। अगले दिन सरकारी मुआयने का काम खत्म कर रवाना होना चाहा तो गांव के पोस्ट मास्टर साहब आ गए। उनके संग एक नव युवती भी थी। औपचारिक अभिवादन के बाद वे मूल विषय पर आ गए। यह शोभा आपसे मिलना चाहती है। किस सिलसिले में? मैं अचकचा गया। युवती बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आपको याद नहीं साहब, पिछली बार आप पंचायत चुनाव के वक्त आए थे और 3 दिन यहीं डाक बंगले में रुके थे। तब इसी ने आपकी सेवा टहल की थी। ओह, तो यह वो है। मैंने सोचा, दरअसल उस समय इसका गौना हुआ ही था। यह हर वक्त आपके सामने घूंघट काढ़े रहती थी, इसीलिए आप पहचान नहीं पाए। मुझे याद आया, पिछली बार मैंने इस नवयौवना की एक झलक पाने का कितना प्रयास किया था, पर नाकामयाब रहा था। उसने मेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा था, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, पर न कभी बात की और न कभी चेहरा दिखाया। अभी कोई 2 महीने पहले ब्याह हुआ और 2 दिन बाद ही पति चल बसा। अरे वो कैसे? मैंने चौंक कर पूछा। पियक्कड़ था हुजूर, गाड़ी के नीचे आ गया। खैर, होना था सो हो गया। अब यह यहाँ नहीं रहना चाहती, शहर जाकर छोटा मोटा काम करके जिंदगी गुजारना चाहती है। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, आपको कहते संकोच कर रही थी। मैंने कहा, मैं कह दूंगा, आप इसे अपने संग शहर ले जाइए और इसके लायक कुछ जुगाड़ कर दीजिए। मैं कैसे अपने संग ले जा सकता हूँ? मेरे सामने अपनी बीवी का चेहरा घूम गया है। मैं प्रयास करूँगा, यदि कुछ हो पाया तो बुला लूँगा। मेरे सूखे आश्वासन से युवती का चेहरा बुझ गया। पोस्ट मास्टर साहब उसे समझाते बुझाते ले गए। बला टली सोचकर मैंने चैन की सांस ली। मैं गांव की सीमा से बाहर निकल ही रहा था कि वहीं युवती शोभा जाने कहां से भागती हुई आई और रुकने का इशारा करने लगी। मैंने जीप रुकवाई और रुखाई से पूछा, अब क्या है? वह डर गई, पर साहस जुटाकर बोली, आपसे अकेले में बात करनी है। मेरी स्थिति अजीब सी हो गई थी, पर मैं जीप से उतरकर सड़क के किनारे हो लिया। मैं अब इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा बापू नशेड़ी है, दिन भर पीकर पड़ा रहता है। नशे की झोंक में ही उसने मेरा रिश्ता उस नशेड़ी से तय कर दिया था। वह तो मर गया, पर अब गांव के आवारा लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। न दिन में चैन है न रात में। बापू को तो होश ही नहीं रहता। माँ पहले ही गुजर चुकी, भाई बहन छोटे हैं। यहाँ घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि कहीं डूब मरो। कहीं काम नहीं मिलेगा, तब तक आपके यहाँ झाड़ू बर्तन कर लूँगी। आप संग नहीं ले गए तो मैं यहीं उस कुएं में कूद जाऊंगी। वह भाई को समझाकर कपड़े वगैरह लेकर आई थी। उसकी धमकी से मैं सिहर गया। डरते डरते उसे लेकर घर में प्रवेश किया। तन्नू को सारी कहानी बताई तो अबला ही जाने अबला का दर्द की तर्ज पर उसने शोभा को हाथों हाथ लिया। शोभा ने भी जल्दी ही घर का कामकाज संभाल लिया, लेकिन उसके रहते मैं अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करने लगा था। हर वक्त सज संवर कर भले मानुस बने रहना अखरने लगा था। मन में डर लगा रहता कि उसका यौवन और सौंदर्य कहीं मुझे भटका न दे।
जाने क्यों यह छोटी सी बात तनु समझ नहीं पा रही कि आग और घी को इस तरह पास पास छोड़ना खतरे का आगाज करना है। लेकिन मानो उन दोनों को मुझ पर अटूट विश्वास था, जो मुझे गर्व की बजाय झुंझलाहट से भर देता। क्यों मेरे आत्मसंयम की परीक्षा लेने पर तुली हैं ये दोनों। नहीं कर सकता मैं यह सदाचारी होने का ढोंग। न चाहते हुए भी जाने क्या देखने की चाहत में नजरें चुपके से उसका पीछा करती। उस दिन तो मेरी सहन शक्ति हद पार कर गई, जब पड़ोसी सुरेंद्र कांत ने बातों ही बातों में मुझे छेड़ दिया। अब तो भाभी जी को महीने 2 महीने के लिए पीहर भेज दो। अरे दिक्कत क्या है, पीछे है तो सही संभालने वाली, बल्कि ज़्यादा अच्छे से संभाल लेगी। हे करते हुए ऐसे व्यंग्यपूर्ण अश्लील तरीके से उसने दांत निपोरे कि मेरा खून खौल उठा। घर में घुसते ही मैं तनु पर दहाड़ उठा। तनु, आज और इसी वक्त तुमने उस शोभा का कहीं और इंतजाम नहीं किया तो मैं कल ही उसे उसके गांव पटक आऊंगा। मैंने कोई खैराती सराय खाना नहीं खोल रखा है। शोभा उस वक्त बाजार गई हुई थी, जिसका मुझे आभास था, इसीलिए मेरी आवाज में और भी जोश आ गया था। पर वो बेचारी तनु ने हल्का सा प्रतिरोध किया। कोई बेचारी नहीं, सहानुभूति दिखाकर कुछ दिन रख लिया। बस कल को लोग उल्टी सीधी बातें करें, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। फरमान जारी कर मैं तीर की तरह घर से निकल गया। शाम को धड़कते दिल से घर में प्रवेश किया। कहीं तनु ने उसे सब कुछ ज्यों का त्यों उगल कर रवाना न कर दिया हो। यदि ऐसा किया होगा तो मेरी क्या छवि रह जाएगी उसके दिल में। यह शायद कुछ कहा ही ना हो और अभी हमेशा की तरह वह चाय का कप लेकर हाजिर हो जाए मेरे सामने। पर वह नहीं आई। उसकी जगह मेरी 12 वर्षीय बेटी नीलू चाय लेकर आई। अरे तुम आज खेलने नहीं गई? नहीं, माँ ने अब से खेलना बंद करवा दिया है। उनका हाथ बटाना है घर के कामों में। सुबह मौसी जो चली गई हैं, अभी तो शाम का खाना भी बनाना है, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे पर मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन रसोई से तनु को आते देख अपने होंठ काट लिए। मैं किसी भी रूप में यह नहीं दर्शाना चाहता था कि मुझे शोभा के जाने की कोई परवाह है। हालांकि मन ही मन मैं यह जानने के लिए मरा जा रहा था कि वह कहाँ गई और तन्नू ने उसे क्या कहकर भेजा। घर में सब मानो मेरे धैर्य की परीक्षा लेने पर उतर आए थे, क्योंकि शोभा का कोई नाम भी नहीं लेता था, मानो इस नाम का कोई प्राणी इस घर में कभी आया ही ना हो। यह भी बरसों पुरानी बात है यह, पर आज भी जहन में ऐसे ताज़ा है मानो कल ही की बात हो। तब मैं पुरुषोचित दमभंग का शिकार था, लेकिन अब मुझे लगता है कि पुरुष सर्वज्ञता सर्वशक्तिशाली होने का आडंबर मात्र रचते हैं, जबकि स्त्रियां हमारी रग रग पहचानते हुए भी हमारे इस आडंबर को बनाए रखती हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ही नज़रों में गिरा हुआ नहीं देख सकती। अपने इस प्रयास में वे हम पुरुषों से बहुत ऊंचा उठ जाती हैं। इस सत्य का पहली बार एहसास मुझे तब हुआ जब तनु नीलू को लेकर अपने पीहर किसी शादी में गई हुई थी। मैं ऐसे मौके पर अगली गली में स्थित एक मेस में खाना खाया करता था। उस दिन भी मैं वहीं चला गया था। वहां नौकरों को निर्देश देती शोभा को देख मैं अचंभे में पड़ गया। मैंने चुपचाप मुड़ कर लौटना चाहा, लेकिन उसने मुझे देख लिया। अरे आइए ना साहब, खाना खाए बिना कैसे जा रहे हैं? ये मदन, पहले इधर टेबल साफ कर, गर्मा गर्म थाली लगा। तुम यहाँ कैसे? आपको तनु दीदी ने बताया नहीं? वे ही तो मुझे यहाँ रखवा गई थी। कहा यहाँ अच्छी पगार मिलेगी। पहले मैं यहाँ खाना बनाती थी, फिर यहाँ के मालिक को मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने मुझे पूरी मेस की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। मालकिन बहुत बीमार रहती हैं और बाबूजी को और भी बहुत से काम हैं, तो मेस मैं ही संभालती हूँ। गांव में तुम्हारी भाई और बापू नहीं, ऐसी
ही पूछ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शायद उधर जाऊँ। कुछ काम हो तो बता देना। मैंने बड़कपन जताने की कोशिश की। गांव में अब कोई नहीं है। भाई को मैंने यहीं स्कूल में डलवा दिया है। मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, पर अब उसकी ज़िंदगी बन जाए तो अच्छा हो। बापू को भी यही एक नशा मुक्ति केंद्र में डाला है। कोशिश तो कर रही हूँ उनकी लत छूट जाए। आगे भगवान की मर्जी है। मैं चुपचाप खाना खाकर लौट आया। दिल में शोभा के साथ साथ तनु की इज्जत भी बहुत बढ़ गई थी। पहली बार नारी की महानता और नर की संकीर्ण मनोवृत्ति का बोध हुआ था। शोभा के पिता ने उसके साथ कुछ भी किया, लेकिन उसके लिए वे आज भी सम्माननीय है। उसे आज भी उम्मीद है कि वे सुधर जाएंगे। वह न केवल एक अच्छी बेटी वरन एक अच्छी बहन का फर्ज भी निभा रही है। और तनु मेरी कमजोरियों से वाकिफ होते हुए भी उन्हें उजागर करने की बजाय छुपाकर समाज में मेरा मान सम्मान बनाए हुए है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नारी मेरे लिए और भी श्रेय होती गई। मैं शायद यह शोभा के आकलन से ही संपूर्ण नारी जाति का आकलन करने लगा था। अपनी मालकिन की बीमारी से मौत के बाद जब अधेड़ मालिक ने शोभा के सम्मुख अपनी बिखरती गृहस्थी को सहेजने का प्रस्ताव रखा, तो एहसानों के बोझ तले दबी शोभा ने 18 साल के बेटे की सौतेली माँ बनना भी स्वीकार कर लिया। और कहना ना होगा कि अपने सद्व्यवहार से उसने विद्रोही बेटे को भी अपना बना लिया। आज वह माँ का राज दुलारा है। अपने पुरुषोचित दव का खोल मुझे अब खोखला प्रतीत होने लगा था, लेकिन जब भी मैं इससे बाहर आकर सहजता से लोगों में शोभा की तारीफ करता, तो वे मेरी ही खिल्ली उड़ाने लगते। उनके अनुसार मैं व्यर्थी नारी का महिमा मंडन कर रहा हूँ। ये सब करना तो एक नारी का कर्तव्य है। लोगों की नज़रों में किसी नारी का ये सब करना एक आम बात है, और शोभा भी एक आम स्त्री मात्र है। लेकिन मुझे ये सब असाधारण लगने, नवविवाहिता से नखरे उठाए बिना ही गृहस्थी का बोझ उठा लेना, गोद मेवे के लड्डू खाए बिना ही माँ की महकती जिम्मेदारियों अपने कंधों पर ले लेना, ये क्या आम बातें हैं? तनु के स्वर्गवास के बाद माँ की तरह नीलू की देखभाल करना और कन्यादान का धर्म तक निभाना, क्या यह भी आम बात है? एक पुरुष यदि ये सब कुछ करता तो अब तक महापुरुष बन गया होता, लेकिन वो तो ठहरी साधारण नारी। नारी का असाधारण काम भी साधारण है। खैर, 60 बरस का होने चला हूँ। लोग ठीक कहते हैं कि अब मैं सठियाने लगा हूँ। 2 दिनों से खाना बनाने वाली बाई नहीं आ रही, खुद ही पका रहा हूँ। लेकिन आज सवेरे से ही बदन में हरारत सी लग रही थी। शाम होते होते बुखार चढ़ आया। सवेरे से 1 गिलास दूध के अलावा पेट में कुछ भी नहीं गया था। खाली पेट दवा कैसे लूं, यह सोचकर मेस वाले लड़के मदन को टिफिन भेजने के लिए फोन कर दिया। एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते जाने कब आंख लग गई। चूड़ी और पायल की खनखनाहट से आंख खुली। अरे शोभा, तुम? आप इतने बड़े सेठ की बीवी को अब तुम कहना उचित नहीं लगता था, इसीलिए मैं अक्सर तुम और आप में गड़बड़ा जाता था। नहीं, तुम ही ठीक है। मदन ने बताया कि आपको तेज बुखार है। चलो उठो, खाना खा लो, रख दो, बाद में खा लूँगा। नीलू की विदाई के बाद वह पहली बार घर आई थी। खाली घर में उसकी उपस्थिति मुझे संकोच में डाल रही थी। शायद मैं अब भी पुरुष स्त्री संबंधों की सीमा रेखा पर ही झूल रहा था। यह टिफिन का खाना नहीं है, मैं घर की रसोई से गर्म खिचड़ी और पालक बनाकर लाई हूँ। आपको खिलाए बिना नहीं लौटूंगी। उसने मुझे जबरन बिठा दिया और खाना परोस दिया। संकोच तो हो रहा था, पर उसका यह अधिकार भाव मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने चम्मच उठाया ही था कि बत्ती चली गई। मेरा दिमाग फिर उल्टी दिशा में घूमने लगा। अंधेरे में लोग इसे मेरे घर से निकलते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मोमबत्ती की लौ आंखों पर पड़ी तो चेतना लौटी। आप फिर रुक गए। लो, अब तो मैं मोमबत्ती भी ले आई, खा लीजिए। वह मुझे पंखा झेलने लगी। मेरे पास चुपचाप कौर निगलने के अलावा अब कुछ कहने सुनने को कुछ शेष नहीं रहा था। मुझे खाते देख उसके चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव आ गए थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी
में वह स्त्री मुझे साक्षात देवी अन्नपूर्णा का रूप लग रही थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।